हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ। मार्केट की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आई प्रॉमिस 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 कि आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं बताता है। उस हिसाब से बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। एंड मेरा जिस जो ये चैनल पे पहली बार आ रहा है उनको मैं बता दूँ, मैं बताता ही रहता हूँ वेरी ऑफन इन द वीडियोस कि मेरा एक ही मकसद है इस चैनल को, इस वीडियो को शुरू करने का, बनाने का, कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनसे फंड मैनेजर्स कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं, उनको कोई राइट अप्रोच नहीं मिल रही है, राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आया हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट ओवर 10 years दैट आई एम इन द स्टॉक मार्केट। आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, आई हैव सीन रेट कट्स। हालांकि उससे पहले से देख रहा हूँ, बट आई इन द मार्केट मैं 10 साल से हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज़। आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज मच एज पॉसिबल। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। तो कुछ सवाल थे मुझे, उसके हिसाब से मैंने उन सवालों को मेरे पिछले वीडियो में ले लिया था। बट ये जो सवाल था मैंने सोचा कि इसका एक अलग से वीडियो बनाते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इवेंट विच इज़ अबाउट टू कम, दैट इज़ फेड रेट कट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। तो सबसे पहले कि जो हमारे जेरेमी पावल साहब हैं, चेयरमैन ऑफ फेडरल, जो यूएस में है फेडरल, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और घटाता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उसके इफेक्ट्स होते हैं। सेम इंडिया में भी होते हैं। अगर वो फेड अगर यूएस में रेट घटाएगा तो इंडिया में भी हमें घटाना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ वर्कड सो फार इन इंडिया प्रीवियसली ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इवेंट नहीं है, ये होता रहता है। जो फेड रेट कट्स है वो होता रहता है, पिछले कई टाइम से हुआ है। और दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट से दैट अरे इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे कोविड था, ठीक है। इट्स रेट कट ये होता है। और आपको एक बहुत ही ब्रीफ में बता दूँ ये क्यों होता है। बिकॉज क्या होता है कि पैसा सस्ता हो जाता है। सिंपल सी स्टोरी है कि इट इज़ एवरीथिंग टू डू विथ डिमांड एंड सप्लाई। जब पैसे का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि कोई एक्स चीज़ बेच रहा है, ठीक है। और लोगों के पास पैसे होने की वजह से वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई सोप ले लीजिए, जिसको मैं सोप या बीट एसी बीट एनीथिंग, जिसको मैं पहले जितना यूज़ करता था, पैसे पैसे होने की वजह से मैं उसको और यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा कि एज अ शॉपकीपर वो उस चीज़ का रेट बढ़ा देगा, बोलेगा डिमांड में है, जा रही है, रेट बढ़ा दो। बट जब गवर्नमेंट सिस्टम में से, पूरे मार्केट में से पैसा सक आउट कर लेता है, तब मेरे पास पैसे कम है, तो मैं सोच सोच के खर्चा करता हूँ। द इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और महंगाई नीचे चली जाती है, बिकॉज डिमांड चीज़ों की कम हो जाती है, सप्लाई पैसे की कम हो जाती है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड अभी इसको घटाने का रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो कम हो गई। अभी महंगाई कैसे होती है, जैसे कि मैं कोई वेजिटेबल है, समझ लीजिए, कोई 10 रुपये में ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे 10 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ, ठीक है। इन्फ्लेशन समझ लो 8% 10%, हालांकि इतना हुआ नहीं, 6-7% पे पहुंचे थे, बट चलो 6-7% बढ़ गया, ठीक है। तो उस साल का 6-7% होता है। अब आप बोलेंगे अरे उसके बाद कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो 10 रुपये से 6-7% बढ़ा था, वहाँ से कितना बढ़ता है वो कैलकुलेट होता है, 10 रुपये से नहीं कैलकुलेट होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जब पहले इन्फ्लेशन जब सबसे पीक पे था, जब 6 से 7% था, फिर वो नीचे धीरे 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 नीचे आने लगता है। और यूएस में 2% है, हमारे पास 4% है, विच इज़ बेसिकली आइडियल फॉर बोथ द कंट्रीज, बिकॉज हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, एंड यूएस की इकोनॉमी इज़ मोर स्टेबल। उनका उनका जो ग्रोथ है वो 3 से 4% इज़ वेरी गुड फॉर देम। सो दैट्स हाउ इट इज़। Okay, so this is the reason why we call it
इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन के बाद रेट हाइक्स होते हैं ताकि गवर्नमेंट पूरा सिस्टम से पैसे निकाल ले. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस विच इज़ हैपनिंग सिंस 1980s 70s से हो रहा है. एंड आई थिंक उससे पहले से हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ये आगे भी होगा. तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दैट मीन्स यू इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 20 30 50 ईयर्स. तो ये दोबारा चीज़ होगी. ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये इवेंट याद रखना है. इसमें क्या करते हैं, अभी बात करते हैं कि रेट कट्स होंगे तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इमीडिएट इफेक्ट्स. देखिए, उस पर भी आऊँ कि लॉन्ग टर्म क्या है, लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो पॉजिटिव हो जाता है. जो लोग मार्केट में इन शॉर्ट मार्केट जो रेट कट है उसको डिस्काउंट कर देता है, उसके इफेक्ट्स डिस्काउंट कर लेता है. मतलब कि वो 6 महीने 1 साल के जो भी इवेंट होंगे रेट कट की वजह से, वो सबको डिस्काउंट करने लगेगा. उस सबको ऑलरेडी वो उसमें प्राइस इन करने लगेगा मार्केट में. ओके, ये तो हो गया. इस सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, हलचल काफ़ी बढ़ जाती है. वो जो मार्केट में काइंड ऑफ एड्रेलिन आ जाता है कि हाँ भाई, ये पैसे आने वाले हैं, क्या करें, कहाँ डालें, कैसे करना है, अगले 6 महीने तो अच्छे दिख रहे हैं. लेकिन ये एक सडन स्पाइक होता है, दैट्स इट. आफ्टर सम टाइम इट गोज बैक टू द नॉर्मल. ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, नहीं, दिस इज़ ऑलवेज, आप पीछे भी रिकॉर्ड देख लीजिए, दैट वॉट एवर हैपन्स, जब भी रेट कट की अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, 1 या 2 रेट कट, जैसे 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट जो भी होगी, नेक्स्ट मीटिंग में एक और 25 बेसिस पॉइंट होगा, उसके बाद जितने भी हो डजेंट मैटर, पहला और दूसरा ही मैटर करता है, उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता है. और तब तक ही आपको मार्केट में वो दिखेगा, वो एड्रेलिन एंड वो एनर्जी और वो सारी जितनी भी कहते हैं ना, इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, वो होता है. एंड उसके बाद जब पैसे फ्लो इन होने लगेंगे आपको, तब आपको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आईटी, बैंक, एनबीएफसीज, ये सारे जो है ये अच्छा रेवेन्यू देने लगेंगे, अच्छा प्रॉफिट देने लगेंगे, एंड इसके स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे. आईटी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड में जैसे यूएस में हो गया, यूरोप में हो गया, हालांकि मेन है यूएस, वहाँ पे जब रेट कट्स होंगे, बैंक के पास पैसे आएंगे, देन बैंक कैन गिव मोर कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक रुके हुए हैं या प्रॉबेबली स्लोड डाउन है. ठीक है, जिसमें दे विल हैव देयर बजट कंस्ट्रेंट्स, वो नहीं होंगे. वेरेज यहाँ पे बैंक्स भी, आपको पता है, फिर बैंक के पास भी दे गेट चीपर मनी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो सेंटिमेंट्स है टूवर्ड्स बैंक काफ़ी अच्छे रहेंगे. एनीथिंग रिलेटेड टू लोन्स अच्छा रहेगा, एनीथिंग रिलेटेड टू ईएमआईज अच्छा रहेगा. सो दैट इज़ हाउ इट इज़, यही होगा मोटा मोटा. उसके बाद आपको क्या करना चाहिए. देखिए, 2 ही चीज़ बची है आपके पास. ठीक है, पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसा बुरा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, एंड आपको एग्जैक्ट टाइम समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक दिस इज़ द टाइम. जब रेट कट अनाउंसमेंट होगी, सारे मार्केट ऊपर जाएंगे. आई थिंक दैट विल बी नो वन कैन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम द मार्केट. इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट ऊपर कब जाएगा और एग्जैक्ट नीचे कब जाएगा. ठीक है, रामदेव अग्रवाल साहब कहते हैं कि वो सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, क्या तो भगवान है तो झूठा. तो आपको भी उसी हिसाब से समझना चाहिए कि अगर रेट कट्स होते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने पीक पे होता है, मुझे ऐसा लगता है, एट इट्स बेस्ट होता है. okay, that is the time when if I have, however I do not have any bad stock right now, but अगर मेरे पास कुछ होता जो मुझे I wanted to get rid of, तो that is the best time to get rid of. जब मार्केट ऊपर हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट आपको जो आपके स्टॉक की वैल्यू मिलती है. ओके, उसके बाद ये तो था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दी स्टॉक्स, जो कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम. उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. यू हैव टू आपको जो करना है वो करना है, वो कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता उस चीज़ पे, बिकॉज हम कितना भी बोल दें कि भाई साहब इन्वेस्ट कीजिए तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, बट जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स कहते हैं या ट्रेडर्स कहते हैं, ऑप्शन पुट ये सब कहते हैं, वो तो अपने हिसाब से करेंगे. बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है, कुछ भी नहीं. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक ऐसी ही चीज़ है, इट्स लाइक
इट्स लाइक जैसे आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई एक स्टेशन का आपको पता है कि वो स्टेशन आने वाला है, वो स्टेशन आया, आपने देखा, वो स्टेशन निकल गया, आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। दैट इज़ हाउ इट इज़। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फेड रेट कट्स का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये करना है कि भाई अभी पैसे नहीं डालने, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक लेवरेज, दिस इज़ नॉट द टाइम टू पुट मनी, बिकॉज चीज़ें महंगी हैं। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आप अगर आपको पता है कि आपको सब्ज़ी लेने जाना है, ठीक है, और कल सब्ज़ी सस्ती है, आज सस्ती नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हालांकि कोई इमरजेंसी नहीं है, जो कि स्टॉक में कभी इमरजेंसी नहीं होती खरीदने की, तो आप वेट कीजिए ना, कल आराम से उतरिए, दबा के सब्जियां लीजिए और फिर रख लीजिए, स्टैक कर लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि परसों महंगे होने वाली है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि आपको जो स्टॉक्स भी है वो भी ऐसे ही रखने पड़ेंगे कि अगर आपको जब स्टॉक महंगे मिल रहे हैं तो आपको चुप से बैठना है, पैसे एक्यूमुलेट करने हैं, फंड्स एक्यूमुलेट करने हैं, जो बुरे स्टॉक है उनको निकालना है। एंड अब बुरे टाइम मतलब मार्केट का जो लो है उस टाइम के लिए वेट करना है, और जैसे ही मार्केट लो आता है यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू जस्ट क्रैप द अपॉर्चुनिटी। रमेश दमानी साहब की मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आती है। वो किसी अल्कोहल कंपनी थी, आई एम एग्जैक्टली फॉरगेटिंग, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि ही इज़ अ मिलियनेयर एंड व्हाई ही डिड नॉट बिकम अ बिलियनेयर लाइक राकेश झुनझुनवाला जो उनके फ्रेंड है। वो इसलिए कि व्हेन ही गॉट अ चांस टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, जो उनको पता था कि इट्स अ शॉर्ट तो कुछ नहीं होता, बट उनको पता था कि ये कंपनी तो तोड़ देगी मार्केट में। ही डिड नॉट बाय द स्टॉक्स एज पर हिज पोटेंशियल, कि जितना भी पैसा था उनके पास वो सब उन्होंने नहीं डाला, फिर भी उन्होंने अपने हाथ रोका। एंड देन ही सेड दैट येस, नेक्स्ट टाइम इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल पाइल अप द ट्रक। उनका पाइल अप द ट्रक कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी ड्यू डिलिजेंस किया है, एंड दिस इज एट अ वेरी गुड प्राइस एट अ वेरी गुड टाइम, आई विल बाय इट इन एंड आउट। तो वैसा ही आपको उसी टाइम के लिए वेट करना है व्हेन द मार्केट इज डाउन, बट दिस इज नॉट द टाइम। फेड रेट कट्स होंगे, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया, उसके इफेक्ट्स बता दिया, एंड व्हाट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई विल बी डूइंग। रेस्ट इज अप टू यू, what you are supposed to do। बट ये एक क्वेश्चन था, एक कमेंट बॉक्स में आया था, तो मैंने सोचा कि इसको ले लेता हूँ। एक और क्वेश्चन था जिसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। वो ये था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं अपने पोर्टफोलियो में, जनरली पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए और क्या एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को पूछा कि अभी आपके पास क्या एलोकेशन है मैक्सिमम। तो मेरे पास जो मैक्सिमम एलोकेशन है, देखिए मेरा कोई फिक्स नहीं है मैक्सिमम एलोकेशन का, ठीक है। हाँ, बट इतना फिक्स है कि मैं किसी भी मेरे स्टॉक में 10% से नीचे नहीं रखना चाहता, ठीक है। 10% से नीचे मैं रखना ही नहीं चाहता। तो अगर वो है तो आइदर आई विल वेट फॉर अ गुड टाइम टू बाय मोर एंड मेक इट 10%, या तो फिर मैं उसको निकाल दूंगा और कोई ऐसा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है एट अ गुड प्राइस मैं डाल दूंगा। लाइक वाइज एज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाया था, एक लास्ट नहीं, कुछ वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हाई डिड आई सेल एक्साइड, एंड दैट टाइम जो भी मैंने वो एक्साइड स्टॉक की बेचा, उससे जो भी मुझे फंड्स मिले वो मैंने एक स्टॉक में लगाया है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, बहुत अच्छा टाइम पे मिल रहा है, एंड इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग मैनेजमेंट, एंड देन आई पुट द मनी। हाँ, उस स्टॉक में मैंने करीब 20% लगाया है, और अभी आई एम प्लेइंग वेरी बिग ऑन फाइनेंशियल्स। तो मेरा फाइनेंस के सेक्टर में ही मोटा मोटा जा रहा है, अराउंड 60% के आसपास जा रहा है। 60% तो है ही है। सो मैं 60% पे खेल रहा हूँ अभी। आई नो कि मेरा जो, अगर मैं 60% पे खेल रहा हूँ तो मेरे बाकी जो है वो देर अराउंड 5% to 10%। उसका रीज़न यही है कि आई एम वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, आई हैव फंड्स रेडी, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और जैसे ही मुझे वो स्टॉक सस्ते मिलेंगे आई विल स्टार्ट बाइंग देम एंड ब्रिंग देम टू एटलीस्ट 10%। बट या मेरा जो अभी एट द मोमेंट है विच इज़ 20% इन अ फाइनेंशियल सेक्टर,
Yes, and I'm very bullish on financial sector for next 20 years. उसके अपने रीज़न है, अगर आपको जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आई विल टेक दैट अप अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. However, please think like a big investor. Do not speculate. Speculate का मतलब ये है कि किसी की बातें सुन के मत खरीदिए या बेचिए. Do your own due diligence. एंड मैं तो हूँ ही आपको राइट ट्रैक पे रखने के लिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.